थे हम। इतिहास खत्म। अच्छा, कर्नाटक सुनिए ध्यान से। मंगलवार से, मंगलवार नहीं, सोमवार से ही आपको क्या चालू हो जाएगा? आधुनिक भारत। सोमवार से आधुनिक। तो आधुनिक भारत से कई लड़कों का बीच बीच में एडमिशन था, तो उनको समझ में नहीं आता था, सब मुंह देखता था, औरंगजेब, मनसबदारी, समझा गया? मुगल वगैरह सब कंफर्म है ना आपको? देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, सारे लोग को पूरा मुगल पढ़ा दिए। आज लगभग लगभग लास्ट हो जाएगा आपका मुगल वगैरह को लेके, वो सब मेडिवल वाला लास्ट। जितना आपको हम पढ़ाए ना मुगल वगैरह, आप देखे होंगे छोटे से छोटे चीज को अच्छे ढंग से सब बता दे, 20 दिन में आप भूल जाएंगे। जिसका रीजन है कि आप उसको रीडिंग नहीं लगाएंगे। आपको रिवाइज नहीं करना है, बस उसको क्या करते रहिए, रीडिंग लगा। लेकिन इतना कोढ़िया है सब, इतना कोढ़िया, वो नहीं करता है सब। सन अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से, हम लोग क्या करते थे? हम लोग भी कोढ़िए थे। तो मोबाइल जो होता है ना, मोबाइल, तो रीडिंग जो लगाते, जैसे मुगल काल का रीडिंग लगाना है, तो मुगल काल को पकड़ लिए, इसे रख दिए, अब मुगल काल का मटेरियल खोल दिए, अब मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए थे, और उसको अपने से बोलते रहते थे, ये जितना है मुगल काल का रीडिंग लगाते गए। जैसे जैसे है रीडिंग, आपको देखे होंगे, जैसे सीक्वेंस में आप रीडिंग भी लगाएंगे तो नहीं भूलेगा। एक आध घंटे खूब आप रीडिंग लगा के बोलेंगे, समझाना तो नहीं, हमको समझाना ना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। नहीं तो हमारा रीडिंग लगाना रहे, हम तो 1.5 घंटा में मुगल खत्म करके चल जाए। एगो सैटरडे के दिन बोला है रीडिंग लगा के चल जाए, हमको क्या दिक्कत है? तो आप उस तरह से रीडिंग लगाइए, 2 घंटा का उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए, 1-1.5 घंटा का, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको क्या कीजिए, पार्ट बाई पार्ट, एक ठो में बाबर से लेके हुमायूं तक, अकबर का एगो अलग कर लीजिए, जहांगीर का अलग, ऐसे करते करते पार्ट बना लीजिए। जब सोने जाइए तो उसको ईयरफोन में लगा के चलने दीजिए। लेकिन आप लोग का तो ईयरफोन में दूसरे का आवाज आएगा। चलो ध्यान से देखो, काज ने कौन सी बतियाता है सब 3-3 4-4 घंटा। इतना तो आदमी, इतना आदमी अपने वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं बतियाता होगा जितना ही बतियाता है सब। लगता है जिसे 1 साल का ऑडिट कर रहा है सब। कौन सी बतियाता, हो गया था 2-4 मिनट में, रख दो, खत्म। चलो ध्यान से देखो, मुगल के बाद स्वतंत्र राज्य देखते हैं, कल बताए थे, उसके आगे कुछ हम आपसे सवाल पूछते हैं। स्वतंत्र राज्य में बताइए, अवध की स्थापना किसने किया? सआदत खान। अवध का वह राजा जिसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया? शुजा-उद-दौला। अवध के अंतिम नवाब का नाम? वाजिद अली शाह। अवध की वह रानी जिसने 1857 में भाग लिया? बेगम हजरत महल। अवध का वह राजा जो सुसाइड कर लिया? सआदत खान। अवध में और ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। अवध के बाद आपको बताते हैं हैदराबाद। हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क। हैदराबाद के निजामुल मुल्क के साथ किस पेशवा ने मुंशी शिवगांव की संधि? बाजीराव। मुंशी शिवगांव के तहत क्या लिया था? चौथ। किस पेशवा ने झलकी की संधि कर लिया? बालाजी बाजीराव। अब पूरा क्लीन स्वीप करके मराठों ने अधिपत्य थोप दिया किस पर? हैदराबाद पर। स्वतंत्र हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क। हैदराबाद आजादी के बाद कहां रहना चाहता था? पाकिस्तान। हैदराबाद का कौन सा ऑपरेशन चला गया? पोलो। इसके बाद आपको कर्नाटक बताए थे। कर्नाटक के युद्ध का मेन कारण भारत में था या यूरोप में? कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए कौन कंपनियां लड़ रही थी? ब्रिटिश और फ्रांस। ब्रिटिश और फ्रांस। ऑस्ट्रिया के युद्ध के कारण भारत में भी क्या हो गया? कर्नाटक युद्ध हो गया। ऑस्ट्रिया का युद्ध खत्म हुआ एला सापा की संधि। कौन सी संधि? एला सापा। कौन संधि? एला सापा की संधि। एला सापा की संधि के तहत भारत में भी प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में बताइए ब्रिटिश जीत रहे थे या फ्रांस? हाँ, फ्रांस। अतः फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले, फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले बिना फ्रांस को बताए ही कौन सा युद्ध चालू कर दिया? द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। कौन सा युद्ध? द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में शक्तिशाली कौन बन गया? हाँ, अंग्रेज। कौन बन गया? अंग्रेज। अंग्रेज बन गए थे सब। बाद में यह किस संधि के द्वारा? पांडिचेरी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में तृतीय आंग्ल कर्नाटक किसने शुरू किया था? अंग्रेज। और वांडीवास का युद्ध 1760।
किसको साफ कर दिए सब? फ्रांसीसियों को। कौन सी संधि हुई? पेरिस की संधि। कौन सी संधि? पेरिस। यहां तक तो कंप्लीट है आप लोग को। इसका मटेरियल नहीं दिए हम, मंडे को मिल जाएगा, ठीक है। अब कौन सी पढ़ाना है जी? मैसूर, मैसूर के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद बंगाल, बंगाल के बाद कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फलाना कंपनी। ये चलो ध्यान से देखते हैं। मैसूर राज किसे देखते हैं? मैसूर। मैसूर अभी के वक्त में तमिलनाडु और कर्नाटक का क्षेत्र था। अभी के वक्त में तमिलनाडु और कर्नाटक का क्षेत्र कौन था? मैसूर। मैसूर राज हुआ करता था। उस समय का मैसूर और अभी के मैसूर में अंतर है। स्वतंत्र मैसूर के संस्थापक हैदर अली। देखिए अभी भी अगर कर्नाटक में देखेंगे तो मैसूर निचले भाग में मिलेगा, तो ये एरिया क्या था? मैसूर। और ऊपर वाला कर्नाटक, ये वाला हैदराबाद, ये क्षेत्र मराठा, मराठा, ये क्षेत्र अवध, और ऊपर का ये क्षेत्र पंजाब। तो हम अवध निपटा चुके हैं। मराठा लोग बेचारा अपने गलती से गया लोग। एक बात बताइए, मराठों ने दो गलतियां किया। सबसे पहला पड़ोसियों से चौथ टैक्स, दूसरा अटक पर पहुंच गया। ये बताइए अटक पर नहीं जाता तो कुछ होता? बहुत दिक्कत नहीं होता। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अभाव। चौथ टैक्स क्या ये शौक से लेते थे? पैसा नहीं था तो चौथ टैक्स लेते थे। इनकी अर्थव्यवस्था की नीति अच्छी थी? नहीं थी, इसी वजह से गड़बड़ाया। और अकबर वगैरह का शासन इतना अच्छा क्यों चल गया? पैसा तो जबरदस्त था वहां पर। पैसा बहुत बड़का चीज होता है, आते दिमाग अपने से आने चालू हो जाता है। पैसा में बहुत कॉन्फिडेंस होता है। चाइना कैसे आगे चला गया? पैसा में। हम लोग के पास पैसे कम है। राष्ट्रपति साहब कहते हैं कि हमरा से ज्यादा सैलरी तो मास्टर कमाता है, तो आपसे ज्यादा मेहनत तो करता है। मास्टर राष्ट्रपति से ज्यादा मेहनत तो करता है। नहीं, अभी उकाज ने कोई नाश्ता कर रहे होंगे, वो हम लोग यहाँ पे नाश्ता का वेट कर रहे हैं कि बैच खत्म हो जाएगा तो आदमी नाश्ता करेगा। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग किसके बारे में? मैसूर। मैसूर ये वाला राज्य है। मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली। मैसूर के संस्थापक हैदर अली। स्वतंत्र मैसूर के संस्थापक हैदर अली। हैदर अली योग्य शासक थे कि अयोग्य? बहुत ही योग्य व्यक्ति था। हैदर अली बहुत ही योग्य व्यक्ति। डिसिप्लिन, शासन वगैरह सब कुछ इन लोगों में सही था। कभी नहीं देखेंगे कि सब उल्टा पुल्टा काम किया। सब धार्मिक रूप से ये भी लोग सहिष्णु थे। कभी हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव वाली भावना नहीं थी। हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। हैदर अली का बेटा, दूगों में इन लोग का फाइलें निपटा दिया सब। हैदर अली और उनका बेटा टीपू, उसके बाद मारिए दिया सब लोग को अंग्रेज सब। टीपू सुल्तान जो था दक्षिण में बहुत जबरदस्त रणनीति से चल रहा था। हैदर अली का बेटा क्या था? टीपू सुल्तान अंग्रेजों की सबसे कमजोर नस को पकड़ लिया था। उनको पता था कि अंग्रेजों का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो फ्रांसीसी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? फ्रांस। अतः ये फ्रांसीसियों को जिंदा रखना चाहता था, लेकिन बैल ससुरे वांडीवास के युद्ध में अपने ने कूचा गया से कि अपने कर्म फोड़ लिया सब। टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के बेटा थे। इसके बाद इनके जितना बेटा उटा हो गया सबको मार दिया सब अंग्रेज वगैरह। देखिए हैदर अली की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी कूटनीति की वजह से अंग्रेजों के आंख में हैदर अली खटकने लगे थे। और हैदर अली तनी बिखिया शासक थे। बिखिया का मतलब समझते हैं? तुरत्ते में घुसिया जाना, कैसे हो जाएगा यहाँ पर। तो अंग्रेजों से ये क्या हो जाता है? लड़ जाते थे। और याद रखिएगा, बड़े इंसान से आप कभी गुस्सा में नहीं लड़ सकते, क्योंकि बड़े इंसान के पास पैसा, पहुंच, दिमाग, सब चीज होता है। वो अपने हिसाब से पूरी तरह से फिट हो जाएगा और उसके बाद आपको उकसा देगा। समझ में आ गया कि नहीं? और आप कभी भी उस टाइप का काम नहीं करेंगे। चाइना ने कोरोना फैलाया, अपने वैक्सीन बना लिया, कोरोना को कंट्रोल कर लिया। जब भारत में कोरोना पीक पे था तो गलवान घाटी में घुस गया। तो यहाँ मोदी पागल बैठल है, कहा कि पहले वैक्सीनेशन लगाएंगे। सबको जब वैक्सीन लग जाएगा तो आखिरी में वैक्सीन चाइना को लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन चाइना का दिन खराब। बॉर्डर पे खड़ा थी पंजाब रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट। ये दोनों की खराबी मार के बाद सोचेगा सब काय हुआ था मार रहे। राते में मार कर लिया। तो बताइए, वहां पे हमारे कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हो गए थे। और वहां पर तो वीआईपी को मारा है सब।
कर्नल वहां पर उसमें एक जो गलवान इंसिडेंट हुआ था बिहार रेजिमेंट में, तो बाद में उन लोग की छुट्टी भी तो हुई थी, 3-4 महीने बाद बिहार रेजिमेंट को छुट्टी दिया गया। तो एक उसी में का सैनिक आया हमसे मिलने के लिए। तो हम लोग भाई सबका नाम वगैरह तो नहीं बता सकते क्योंकि बात बहुत सारी हो सकती है, उनकी सर्विस पे दिक्कत, लेकिन उसने बताया सर जब हम लोग कर्नल संतोष बाबू का जब हम लोग जब शहीद हुए, जब हम देखे तो हम लोग कसम खा लिए थे कि राष्ट्रपतियों का डिसीजन आने वाला है ना, हम ना सुनेंगे, मार के रहेंगे वहां पर। और कहता है कि सर वो लाश जो हम लोग मारे हैं ना, हम लोग गिने हैं लोग लगभग 150 लाश। चाइना झूठ बोल रहा है 56 गो लाश है, हम लोग गिने हैं लोग 150 को। और लेकिन गिन रहे थे लोग, यो दिक्कत था, इतना अंधेरा था कि समझे में नहीं आ रहा था कि अपने फौजी है कि दूसरे का है। हम लोगों को तो एगो को लेके आए थे, लोग समझ रहे थे कि हम ही लोग का है, रोशनी हुआ तो देखे कि चाइनीज है तो फिर मारे लोग उसको। समझा? तो चाइना क्या कर रहा था, अपने हिसाब से हमें लड़वाना चाह रहा था, लेकिन दिक्कत हो गया तो सक्सेस नहीं हो पाया। तो अंग्रेज भी यही चाहते थे, उनके पास सेना थी, सब कुछ था, वो राजाओं की कमजोरी जान लेते थे, सहायक संधि के द्वारा उनमें क्या घुसा देते थे, फौज, उनकी पूरी कमजोरी का पता लगा लेते थे, अपने हिसाब से 110% हो जाते थे, तब वो युद्ध करते थे। मुन्ना भाई जो कौन मिर्जापुर उसमें एक डायलॉग बहुत जबरदस्त बोलता है, तुम सफल तभी होगे जब जीत और हार दोनों तुम्हारे हाथ में हो, तभी सक्सेस हो सकते हो। एकदम जबरदस्त बात बोला। तो अंग्रेजों के हाथ में दोनों रख के चलते थे, जब एकदम कंफर्म हो जाते थे सब कि हम जीतेंगे ही, तब थोड़ा सा उकसा देते थे सब। ई लोग को आता पता है नहीं, मार सोच रहा है यहाँ पे राजपूत शासक जय श्री राम, और उधर निकला हैदर अली, अल्लाह अकबर, ओ माय गॉड गुड इवनिंग, गुड नाइट, मार देगा तो गुड नाइट कर दिया, जा मर जाए यहाँ पर। इसलिए कभी भी तैश में नहीं आने का, अंग्रेज केवल राइफल लेगा गुड नाइट कर देगा, ला तलवार लेके भाजो यहाँ पे, मार दिया गुड नाइट, खत्म कहानी। हैदर अली के साथ भी वही हुआ। हैदर अली को अंग्रेजों ने देख लिया कि हैदर अली के पास योग्यता है, ये फ्रांसीसियों से मिलते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केरल के पास एक जगह है पांडिचेरी, माहे, यहाँ पे क्या है माहे, और यहाँ पे अगल बगल में चेन्नई उन्नई के पास फ्रांसीसियों का कब्जा था पांडिचेरी में, तो यहाँ पर इनका फ्रांसीसियों से अच्छा संबंध था। तो हैदर अली के बात को जानते थे सब कि ये योग्य शासक है, अतः हैदर अली को रोकना जरूरी था। और इसी के साथ अंग्रेजों ने क्या कर दिया, युद्ध छेड़ दिया। अभी डेट याद रखेंगे तो डेटे पे दिमाग चल जाएगा, पहले युद्ध और युद्ध की संधि पे ध्यान रखते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, डेट याद रखेंगे, अरे दिमाग से क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। हम लोग डेट अस्थिर सैयार के याद करेंगे लोग, मंडे के दिन, उस दिन कोई टेंशन नहीं रहेगा, सारा का युद्ध डेट याद करेंगे। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, मराठा युद्ध। अभी मराठा युद्ध का आपको कंफर्म है कि नहीं है, पहली आंग्ल मराठा युद्ध पेशवा किसके समय था, माधव राय द्वितीय, माधव राय द्वितीय। पहला जो संधि ये था सालाबाई की संधि, दूसरा बोलिए तो कौन सी संधि, बसीन की संधि, और तीसरा पुणे की संधि। याद है कि नहीं है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, पेशवा उस समय थे ना माधव राव द्वितीय, और बाकी के दो में तो थे बाजीराव पर, बाकी में बाजीराव। वैसे यहाँ देखते हैदर अली और मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 गो युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर, ऐसे लिखते प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में हैदर अली जीत गया। कौन जीत गया, हैदर अली जीत गए, हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीत गए, हैदर। और हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ संधि किया, संधि का नाम रखा मद्रास की संधि। कौन सी संधि, मद्रास की। सोचिए उस समय चेन्नई तक में किसका शासन था, हैदर अली। ये पूरा एरिया क्या था, मैसूर हुआ का था। कौन सी संधि की, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि जब किया गया तो इस संधि में हैदर अली ने कहा कि लड़ाई में जितना भी मेरा खर्चा हुआ है इसका खर्चा अंग्रेज देंगे, और अगर लेट करते हैं तो 10% का ब्याज जोड़ के लेंगे। हमरा इतना घोड़ा मरा गया, इतना सैनिक मराया, इतना पैसा आया, समझ में। तो ये सब का संधि को किसने तैयार किया, हैदर अली। अब एक खुद बताइए, हैदर अली ज्यादा पावरफुल की ब्रिटिश इंडिया, भारत में है वो भले कमजोर हो सकती है, बैकअप में जो सप्लाई आएगी उससे कहां लड़ेंगे, उससे लड़ पाएंगे। आप अगर पुलिस से, मान के चले कई आदमी देखते हैं पुलिस से उलझ जाता है, आप पुलिस से उलझ गए तब ठीक है, और जब बैकअप में फोर्स लेके आएगा तब खानदान उजाड़ देगा आपका। लेकिन नहीं, बहुत लोग तरनाते हैं, उजड़ के चल जाते हैं। बहुते लोग का नाम सुने होंगे, उजड़ के चल गए लोग।
समझ में आएगी नहीं? इसलिए कभी ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। हैदर अली उलझ गए और कौन सी संधि किया? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि की टोटल शर्तें किसने सेट किया था? हैदर अली ने। और यह हैदर अली ने ये शर्तों को इस तरह से सेट किया कि इससे सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी को हुआ तो अंग्रेजों को हुआ। इसलिए अंग्रेज बैकअप सप्लाई किससे मांग लिए? सब ब्रिटेन से। और ब्रिटेन के राजा पहले ही कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना फायदा होगा उसका कुछ हिस्सा हमको देगा, तो ज्यादा फायदा तो राजा को ज्यादा हिस्सा हो जाएगा। तो यहां से बैकअप में कौन आ गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज। और दूसरी बार जो युद्ध हुआ तो इसका नाम क्या रहेगा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। डेट बताएं हैं, अभी दिमाग से उतर जाएगा। पढ़िए कैसे, ध्यान से देखते रहे, एक के बार सब खिचड़ी कर देगा, गड़बड़ा जाएगा। डेट धीरे धीरे याद करते रहेंगे लोग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में पूरी तरह से हैदर अली तैयार थे या अंग्रेज? हैदर अली को लगा कि एक बार तो हराइए दिए। हैदर अली को क्या लगता है? एक बार तो हरा ही दिए, दोबारा भी हरा देंगे। बल्कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि हैदर अली आपने जिस विधि से अंग्रेजों को हराया था वो विधि भी उनको लग चुका है। पहले बार में उनको पता चल गया कि आपकी लड़ाई का मेन साधन क्या है। हैदर अली के पास तोप थे सब, इसी वजह से क्या हो गया? वो जीत गए थे। आई वो सब तलवार वलवार नहीं भाजते थे, तो तोपों को ज्यादा रखे थे हैदर अली। और हैदर अली के तोपों की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे छोटे आकार के तोप थे। घोड़ा पे लेके बैठ जाइए तोपुआ को। आई बाबर के समय के नहीं कि बड़का बड़का तोप लेके आए, राजपूत शासकों के समय भी तोप थे, लेकिन इन लोग अपना तोप रखता था लोग, बाप रे बाप, हाथी खींच के ले जाती थी उसको। हैदर अली के समय तोप का आकार शेर के बराबर था। इतना छोटा, शेर के बराबर। हाथी के ऊपर रख दीजिए, चला दीजिए वहां पर। अंग्रेज सब कहा से कि बहुत खतरनाक हो गया। अंग्रेजों के पास एक से एक डिजाइन वाला, वो सब भी अपना अपना तोप वोप लेके चले हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन रहा? अंग्रेज। कौन जीत गए? सब अंग्रेज। और अंग्रेज इस युद्ध में हैदर अली को मार दिए सब। हैदर अली को क्या कर दिए? मार दिए। और अब की बार अंग्रेजों ने साइन किया मंगलौर की संधि। कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। कौन सी संधि हुई? मंगलौर की संधि। पहली संधि का नाम बताइए। मद्रास की संधि की सारी शर्तें किसने माना? तो बताइए, मंगलौर की संधि की सारी शर्तें कौन बनाएगा? अंग्रेजों ने बनाया। इस युद्ध में हैदर अली क्या हो गए? मारे गए। और यह संधि हैदर अली के साथ होगा कि टीपू सुल्तान के साथ? किसके साथ? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। और यह संधि किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि। किसके द्वारा? मंगलौर की संधि। अब टीपू सुल्तान जो थे वो योग्य शासक थे, इनका कोई मतलब इनके योग्यता में कमी नहीं थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इससे आप लोग अपने जीवन में कुछ सीख लीजिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेजों को लग गया था हैदर अली से भी ज्यादा योग्य टीपू सुल्तान है। और टीपू सुल्तान को अगर ये लोग 10 साल छोड़ देते तो टीपू सुल्तान जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा था उस हिसाब से 10 साल में ये दक्षिण भारत से अंग्रेजों का फाइल निपटा देता। केवल 10 साल में फाइल निपटा देता, क्योंकि टीपू सुल्तान बहुत ही योग्य शासक था। मैसूर में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का बहुत बड़ा मठ स्थापित किया था, सिंगेरी पीठ। इसने अपने पैसा से सिंगेरी पीठ का दोबारा निर्माण कराया जो टूट गया था। अपनी अंगूठी पर इसके राम लिखा हुआ था। इसने हिंदू मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, इसलिए इसकी जनता का अटूट विश्वास किसके साथ था? टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों के साथ था, लेकिन टीपू सुल्तान के साथ ज्यादा था। अब आप ही बताइए, अगर जनता का विश्वास कीजिएगा तो जनता का भरोसा अकबर के साथ ज्यादा था कि औरंगजेब के साथ? अकबर के साथ था। जबकि अकबर ने बहुत बड़ा काम नहीं, ऐसा नहीं कि हिंदू लोग के लिए सर पे बिठा के कोई घूम रहा है। सहिष्णुता बहुत ज्यादा चीज नहीं होती है। किसी को इज्जत देना दुनिया का सबसे सस्ता चीज होता है, जिसमें आपका घर से कुछ नहीं लगता है। क्या जाता है किसी को इज्जत देने में? आप किसी को प्रणाम कर दीजिएगा तो घट जाइएगा, नहीं होगा। इज्जत रिस्पेक्ट दे देंगे, कुछ नहीं हो जाता है। तो इस चीज को भली भांति समझता था। ये बताइए, अकबर ने राम सीता का सिक्का चला दिया तो कौन सी राम जी पृथ्वी पे चलाएंगे दोबारा? नहीं ना। कौन सा वो नरक में चल जाएगा? नहीं होगा। लेकिन एक दिमाग में बैठल रहता कि ना ना कर तो हम यहाँ पर। अजीब वाला, टीपू सुल्तान ने राम नाम की अंगूठी पहन ली तो क्या वो हिंदू मुसलमान से हिंदू हो गया? और कौन सा हिंदू लोगों को चांद पे पहुंचा दिया? लेकिन एक होता है ना दूसरे की हम किस हद तक रेस्पेक्ट करते हैं। तो जनता का लगाव टीपू सुल्तान से बहुत बेहतर था वहां पर। टीपू सुल्तान को अंग्रेज जान गए थे, इसलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान से लड़ने के हर हाल में थे सब। अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो आए थे लोग यहाँ पर, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाई कि 10 साल तक टीपू सुल्तान को छोड़ने का मतलब सुसाइड बैग को बड़ा करना है, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। इसलिए टीपू सुल्तान को उकसाया गया
और यहीं पर टीपू सुल्तान से गलती हो गई। उनको लगा कि फ्रांसीसी हमारा साथ देंगे, जबकि फ्रांसीसी पहले के पिटा के बैठे थे। फ्रांसीसी ने उतना साथ नहीं दिया। फ्रांसीसियों ने इन्हें टीपू सुल्तान को फ्रांस में मीटिंग कराई इन लोगों से, और फ्रांस में दो पार्टी थी। एक पार्टी का नाम था जीरोदिस्त पार्टी, फ्रेंच भाषा में नरम दल को क्या कहा जाता है, जीरोदिस्त, फ्रेंच भाषा में नरम दल को जीरोदिस्त। और एक थी गरम दल, गरम दल को कहा जाता है जैकोबियन पार्टी। कौन सी पार्टी, जैकोबियन पार्टी। फ्रांस में कितनी पार्टियां, दो, कौन कौन, जीरोदिस्त पार्टी और जैकोबियन पार्टी। बताइए गरम दल कौन था, जैकोबियन, गरम दल बाबू जैकोबियन, और नरम दल जीरोदिस्त, नरम दल जीरो, गरम दल जैकोबियन। बताइए टीपू सुल्तान किस पार्टी की सदस्यता ज्वाइन किया, गरम दल, जैकोबियन क्लब। कौन सा, जैकोबियन क्लब। कौन सा क्लब, टीपू सुल्तान बोलिए तो जैकोबियन क्लब। टीपू सुल्तान किसकी सदस्यता लिया, जयपुर। और इसने मैसूर में फ्रांसिस गवर्नर, ये दोनों मिलकर एक वृक्ष लगाए। तो वृक्ष लगाने से कुछ होता नहीं है, एक संदेश दिया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ना किसी भी बौद्ध देश में जाते हैं जहां बौद्ध धर्म की अधिकता है, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, जापान है, कोरिया है, जहां पे बौद्ध धर्म की अधिकता है, तो हमारे खुद के प्रधानमंत्री बोध गया से क्या करते हैं, एक तो वृक्ष ले जाते हैं, पीपल, जो बोधि वृक्ष था बरगद वाला वहां पे, तो बोधि वृक्ष ले जाते हैं छोटा सा, उसी गया में ही निकला रहता है, और वहां के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर एक खुरपी लेके लगा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उसी को ले आके लगाया जाता है। तो अलग, ये क्या है, एक धार्मिक संकेत होता है कि हम दोनों साथ में। उसी तरह इन्होंने मैसूर में क्या किया था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। फ्रांसीसियों से कहा था कि हम भी अंग्रेजों को तूर तार के स्वतंत्र करेंगे और हम ये भी करेंगे। तो फ्रांस और ये दोनों मिल गए और इन्होंने नौसेना की स्थापना कर दिया। तो दक्षिण भारत में सुव्यवस्थित ढंग से नौसेना स्थापित कौन किया था, टीपू सुल्तान। और अंग्रेजों का सबसे बड़ा पावर क्या था, नौसेना। दाएं से बुला लेते थे नौसेना। इसने देखा कि नौसेना के साथ बनने में एक खराबी होती है, नौसेना को तैयार करने में टाइम लगता है, सेना को तैयार करने में टाइम नहीं। आप सेना तैयार करना चाहते हैं, अगर हिस्ट पुष्ट है, सब सही है, 1 महीना राइफल सिखा दीजिए, कम्युनिकेशन का तरीका तैयार, नौसेना नहीं तैयार होगी। 5 साल लग जाएगा आपको बड़ी साइज के जहाज बनाने में, कहां तुरंत बना देंगे। तो इसी को देखकर टीपू सुल्तान से अंग्रेज छोटे छोटे बात पर क्या करने लगे, उलझने लगे, और पता करने लगे कि टीपू सुल्तान की कमजोरी क्या क्या चीजें हैं, जिस जिस चीज पे वो ज्यादा, अगर वहां पर हम पिंच करेंगे तो लड़ाई कर लेगा। टीपू सुल्तान अपने विश्वसनीय लोगों को कुछ बता दिए थे, जिंदगी में कभी कोई सीक्रेट बात हो तो अपने करीबी दोस्त को भी मत बताइएगा, क्योंकि उस करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है, और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज रखिए जो आपके सिवा कुछ कोई नहीं जानता है। समझ में आ गया, बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए। अभी आप लोग विद्यार्थी जीवन में, अभी आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन लाइफ में जब आपकी लाइफ शुरू होगी, अभी तो आपकी लाइफ थोड़ी, अभी तो आप लोग मतलब पर्सनल जिंदगी तो है नहीं, मम्मी पापा पैसा भेजे, या जब सक्सेस हो जाएंगे तब। ऐसा गड़बड़ कभी किसी काम से नहीं कीजिएगा। एक लड़के का ऐसे नौकरी चल गया, बिहार का ही था, हालांकि नौकरी सेटिंग से लिया, सेटिंग मतलब भी नहीं, पैसा दे के नहीं लिया, वो पढ़ने में उतना ठीक ठाक नहीं था। अचानक उसको शौक हुआ कि हमको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। तो वो बेचारा पढ़ाई किया, उसका एज खत्म हो गया, तो दोबारा फॉर्म भर दिया। उस समय आधार कार्ड का उतना लफड़ा नहीं था, आधार कार्ड 3 साल से एकदम जरूरी हो गया। उससे पहले आधार कार्ड को लोग मजाक समझ जाते थे, गाना आ गया था आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड बनता। तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों को बता दिया, पड़ोस में दोस्त को बता दिया कि हम ना उनमें से एज खत्म हो गया है, हम दोबारा फॉर्म भर दिए। अब उसका जो जिससे बताया था, उसका जमीन को लेके, खेत को लेके झगड़ा हो गया, ई जाकर आरटीआई करके निकाल दिया, दे आके प्रूफ दिखा दिया कि इसका हाई वाला एज खत्म है, एकरा पे हुआ है, इंक्वायरी बढ़ गई, मुडियल कोनो सीनियर था, निकाल दिया। अगर नहीं बताया रहता तो लाइफ पे याद रखिएगा, कितनों करीब, देखिए दूर के दोस्तों से कुछ बता दीजिए, जो आपके गांव के हैं ना, जो आपके रिश्तेदार हैं ना, उनसे कुछ मत बताइए, क्योंकि वो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। कभी भी उनसे कभी भी मतलब शेयर नहीं किया। जो दूर के, हमरो कोनो दोस्त है, सब पंजाब का है, ओकरा हमरे बारे में ज्यादा पता है जो हमरे मोहल्ला का है, ओकरा से तुलना में हमको पता है कि उसे जो पंजाब का है कुछ ही करेगा, और जो हमरे मोहल्ला का है ओकरा कुछ नहीं पता रहता है। पंजाब वाला को पता है कि हमारा असली नाम क्या है, मोहल्ला वाले को नहीं पता है क्योंकि किसी को भी कोई खोजने भी आएगा तो कहाँ आएगा, मोहल्ला में आएगा, और मोहल्ला वाला बताएगा कि अरे खाने सर तो हमेशा बोलते थे लोग इसलिए हमेशा याद रखिएगा ये सब चीजें, इतिहास
से यही सीखें कि कोई इतिहास से कुछ नहीं सीखता है, लेकिन आप उन भेड़ चाल में शामिल नहीं होइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? तू लोग तो और ध्यान से रखियो लोग, यहाँ पे लड़की सबको कौन बात कर दोगे कि तो ये कोनों से नहीं छुपाती है, सब बकलोल होती है, साफ है एकदम। कहेगा एक बात नहीं बताना तो सहेली से कह दे, जानती हो ऐसा ऐसा बात है, किसी से बताना नहीं। पूरा हॉस्टल बता देगी, कहेगी किसी से बताना नहीं। तो काज ने कहा होता है बुद्धि, और बात कहेगी तुम बताई हो, तू खड़े कसम खाएगी, हे भगवान तुम्हारी कसम नहीं बताए मत जब चलिए ध्यान से समझिए, हम समझ में आ रहा है कि नहीं? पड़ोस में आप लोग को कुछ तामझाम नहीं करना है। जितना अगर किसी को कोई बात भी बताना है तो कहाँ कर रखिए, दूर दूर में। जान पंजाब में, अरे यार हम पंजाब इसलिए बोले ना, आप यूपी बिहार झारखंड का एरिया छोड़ देंगे ना, तो बाकी के जगहों पे जो भी पर्सनली रिलेशन या बिजनेस रिलेशन कुछ भी होता है, उसमें छल कपट उतना नहीं देखने को मिलता है। यहाँ यूपी बिहार में बहुत है, किसी को उंगली पकड़ के उठाइएगा ना तो उठते गटई दबा देगा। अब अजीब अजीब होता, वहां पे बहुत देखे। राजस्थान में हम देखे कई लोगों का जो किताब वगैरह छपती है ना, कि मेरा तो राजस्थान से जयपुर से किताब छपा, इतना सस्ता किताब छपा, उन लोग में देखे एक आदमी आया था किताब लेने का, मतलब 50-60 लाख का बिजनेस था उन लोग का, तो पब्लिकेशन, मतलब बिना किसी स्टैम्प पेपर पे से कागज पे लिख के करोड़ों का बिजनेस कर लिया। हम यहाँ आओ ना बिहार में, कहेगा ससुरा करोड़ रुपया ले ले हैं, 10 लाख में तो ये मरवाइए देंगे, 90 लाख हमरे हो जाएगा, जो सोचना जो होता बहुत गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर। तो हम ऐसे बोले, ऐसे थोड़ी कि सब लोग पंजाब चलिए। तो हम लोग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध को किसने उकसाया? अंग्रेज। और फंस गए कौन? टीपू। अभी स्टार्टिंग फेज में थे, अभी स्टार्टिंग फेज। जो अंग्रेज ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किया, 110% वही काम चाइना अभी भारत से कर रहा है। ओकरा का जरूरत है गलवान में ओझुरीला बिना, का जरूरत है कोनो मैटर पे कूदला बिना, लेकिन वो उकसा रहा है। और अगर भारत 2040 से पहले कुछ भी गलती किया तो कंफर्म उसका भी हाल वही हो जाएगा जो टीपू सुल्तान का हुआ था। और भारत 2040 से पहले कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि हर चीज का एक सेचुरेशन पीरियड आता है। हर चीज का क्या आता है? सेचुरेशन पे। जैसे हम देखिए, अगर हम किसी मैट्रिक के लड़का से उलझना चाहें तो उसको तो मारिए देंगे, क्योंकि बेचारे में शक्ति है कितना है। लेकिन हर चीज का एक सेचुरेशन पीरियड, अगर वो 20 साल वेट करता है तो 20 साल बाद हम बुढ़ौती की ओर चल जाएंगे, और उस समय एकदम उफान पे रहेगा। तब खान साहब नहीं वो इधर इधर याद कर 2021, याद है वो दिन? 20 सालों से हम जहर का घोट पी रहे थे। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसलिए कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दाम झाम नहीं किया। हम लोग के साथ भी हुआ था। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो अगल बगल के पड़ोस वाले सोचे सब कि सबको कहीं थाना वाना में फंसा दिया जाए, ये कर दिया जाए। हम लोग बहुत सारा ऐसा चीज जहां हम लोग की कोई गलती नहीं थी, वहां हम लोग 10 गो बात सुन के बर्दाश्त किए थे। बहुत ऐसा चीज, जहर का घोट, मतलब एक होता है ना कि मैक्सिमम लेवल की, अब उससे हिल जाओगे तो वीर ससुरा कुछ कर देंगे हम, लेकिन आदमी बर्दाश्त किया। मम्मी भी समझाती थी कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। और अभी तो दूर से नमस्कार करता है, आप हमको भूल गए हैं खान साहब। हम कहे नहीं भूले बेटा, नहीं भूले, अभी हम कभी नहीं भूल सकते आपको। अभी तो हम और वेट कर रहे हैं, अभी और वेट कर रहे हैं, आप रुकिए ना, हम आपको अभी हम यहीं पे आपको नरक दिखाएंगे। इसलिए कभी भी गलती नहीं करना है। जो किसने किया? टीपू सुल्तान ने किया। आगे समझे? इससे चुराई कहां भाग गया? इस युद्ध में टीपू सुल्तान, बताइए इस युद्ध में कौन मारे गए? हैदर। और युद्ध किसके साथ समाप्त हुआ? टीपू सुल्तान। इस युद्ध में कौन लड़े? टीपू सुल्तान। कौन लड़ा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने इतना बुरी तरह हराया कि इनके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि आप हमको महीने में लाख रुपया अगर नहीं देते हैं, पहले देख लिए सब अंग्रेज सब, इनका इनकम कहां से हो रहा है। इन नौसेना बनाएंगे, पैसा खत्म, नौसेना खत्म, पैसा खत्म, सेना को सैलरी नहीं। अफगानिस्तान में सेना ने सरेंडर क्यों बोला? 3 महीना से सैलरी नहीं मिला था, सरेंडर कर दिया। तालिबान वालों को कुछ नोच के लेके चल जाता था, सैलरी की जरूरत नहीं। तो देखा सब कि इनको पैसा से कमजोर करो। तो टीपू सुल्तान को उनके बच्चों को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और कहा कि आप हर महीने अगर हमको पैसा देते रहेंगे ना तो आपका बच्चा जिंदा रहेगा, और अगर पैसा नहीं दीजिएगा ना तो बच्चा मरा जाएगा। देखिए, एक युद्ध में लेके चल गए सर टीपू सुल्तान के लड़कों को। अब जब तक टीपू सुल्तान के लड़के किसके पास रहेंगे? अंग्रेज के।
कभी भी दोबारा युद्ध हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज क्या करेंगे, टीपू सुल्तान के लड़कों को मारेंगे और उसका सर काट के किसको भेज देंगे, टीपू सुल्तान को, और वही हो जाएगा चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण। तो एक उकसा के कौन सा लड़ाई लड़नी है सब, तीसरा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और यह युद्ध जो खत्म हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा, किसके द्वारा, श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा, श्रीरंगपट्टनम, कौन सी संधि, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई। इनके बच्चों को किसने कब्जा कर ले लिया, अंग्रेज। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो उसमें संधि की जरूरत ही नहीं पड़ी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गए। टीपू सुल्तान क्या हो गए, मारे गए। इनके बाल बच्चा लोग भी खत्म, कहानी मरा और खत्म। पूरे मैसूर पर किसका अधिकार हो गया। अगर टीपू सुल्तान 10 साल युद्ध नहीं लड़ते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उस सब ऐसा टॉर्चर किया सब। याद रखिएगा हमेशा कभी भी आप सामने वाले को देखिए, वो तैयार तो नहीं है तब मारिए जब वो तैयार नहीं है। लड़ाई युद्ध सब अपने डेट के हिसाब से कीजिए, सामने वाले के डेट के हिसाब से थोड़ी ना। समय भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, जीत भी हमारा होगा, समझ में गया, बंदूक भी हमारा, सब चीज हमारा होना चाहिए। तो किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए, चौथा युद्ध में। किसमें, चौथा में। कितने अंग्रेजों और मैसूर के बीच में कितने युद्ध हुए, कितने, याद रहेगा चारों के नाम। संधि पूछेगा, संधि ने पूछता है जी। चौथा में कोई संधि हुआ, पहला में हुआ मद्रास, कौन सा, मद्रास। चौथा में कोई संधि नहीं, चौथा में कोई संधि नहीं। पहला में संधि बोलिए, कौन सी संधि, मद्रास की संधि। दूसरा में मंगलौर की संधि। चौथा में, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब ये तो सोचा दिमागे से भुला जाएगा, अभी ना याद है, दिमाग से भुला जाए। इसका ट्रिक समझिए, इसका ट्रिक है महामंगल श्री, महामंगल श्री, महामंगल श्री। महा से मद्रास, अरे ह द की तरह दिखता है ना, तो महा से क्या, मद्रास। हो तो पते है ना, अब पता चला खाली ट्रिकवा याद रखेंगे तो थोड़े होगा, उसको तो रहना चाहिए ना। तो मां से क्या होगा, मद्रास की संधि। पहला खत्म हुआ मद्रास। अब मंगल से मंगलौर, मंगल से तो सीधे मंगलौर आ जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर। तृतीय वाला श्री से श्रीरंगपट्टनम, इसमें तो भूलबे नहीं करेगा, श्री से श्रीरंगपट्टनम। मंगल से भी नहीं भूलेंगे, मंगलौर, मंगलौर। मां से मद्रास की संधि। पहली आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर, चौथी खत्म करना, पूरा विलीन कर। किससे ले लिया, पूरी तरह से मैसूर को किसने कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने। किसने, अंग्रेज। ट्रिक याद रहेगा, क्या ट्रिक है, महामंगल श्री। क्वेश्चन बताइए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी रहा हैदर अली। किस युद्ध में हैदर अली मारे गए, द्वितीय में। द्वितीय में कौन मारे गए, और चतुर्थ में टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मारे गए चौथे, टीपू सुल्तान चौथे, और हैदर अली दूसरा। टीपू सुल्तान, हैदर अली, याद रहेगा। पहला कौन सी संधि, दूसरा, तीसरा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान धार्मिक रूप से सहिष्णु की असहिष्णु, फ्रांस के किस क्लब के सदस्यता थी, जैकोबियन। जैकोबियन माने गरम दल, जीरोदिस्ट के थे, जैकोबियन के थे। किसके थे, जैकोबियन के। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया, टीपू सुल्तान। नौसेना बनाया टीपू सुल्तान। फ्रांसीसियों से दोस्ती की टीपू सुल्तान। अपनी अंगूठी पर राम लिखवाया, सिक्कों पे सीताराम लिखवाया अकबर। छोटे साइज का तोप बनवाया टीपू सुल्तान ने। जब चतुर्थ युद्ध लड़ा था, वही हैदर अली टीपू सुल्तान दोनों, जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था तो वो युद्ध की सारी परिस्थितियां अंग्रेजों ने किसके खिलाफ कर दिया था, टीपू सुल्तान। इस युद्ध में टीपू सुल्तान को हारना फिक्स था, क्योंकि अंग्रेजों के पास पूरी तरह से प्लानिंग थी। फिर भी टीपू सुल्तान युद्ध लड़े और कहें कि 100 दिन तक गीदड़ की जिंदगी से अच्छा है एक दिन की शेर की जिंदगी वहां पर। लेकिन भाई आप अपना व्यक्तिगत देख रहे हैं, हमारा क्या कहना है। अगर हम 100 दिन तक गीदड़ की जिंदगी न जिए, एक दिन तक के लिए शेर की जिंदगी जिए, तो इससे हमारा नाम होगा। लेकिन अगर देश के लिए हमें शेर की जिंदगी छोड़कर गीदड़ की जिंदगी जीने पड़े तो 7 जन्म आदमी जीने को तैयार है, लेकिन देश आगे रहना चाहिए। तो कई बार इंसान को जहर का घोंट पीना पड़ता है।
ये टीपू सुल्तान को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं। अगर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देखेंगे बहुत बड़ी बात। अब विक्रम बत्रा साहब जो हम लोग के शेर साहब आपको बताते हैं, अगर वो 2 साल और जी जाते ना तो समझ जाइए कि वही होता जब क्रिकेट के पिच पर अगर सहवाग टिक जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाहे यूसुफ पठान जब पीटता था, वो एक वक्त था जब पाकिस्तान का अगर नहीं जी शाहिद अफरीदी, वो पगला जब एक वक्त था टिक जाता था तो मारने लगता था। समझ में आ गया? तो अगर आप खुद सोचिए, अगर भारतीय सेना में 2-4 साल और रह जाते हैं विक्रम बत्रा साहब तो पीओके का झमेले खत्म हो गया था। लेकिन वो बात एक अलग थी, क्योंकि युद्ध के टाइम पे कोई थोड़ी चाहता हम शौक से मन, लेकिन टीपू सुल्तान को सोचना चाहिए था। व्यक्तिगत रूप से टीपू सुल्तान में कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ऐसे देखेंगे तो उनको सोचना चाहिए दूरदर्शिता कि अगर हम हैं तो मैसूर है, हम नहीं तो मैसूर नहीं, इसलिए दूरदर्शिता सोचना चाहिए। आगे बढ़ जाए, अब पंजाब देखते हैं। ये मैसूर में कोई दिक्कत, डेट याद रखेंगे है, डेट निपटाएंगे हम लोग। पहला क्या, कौन कौन सा राज्य देख लिया? मैसूर वगैरह सब देख लिए। अब हम लोग को क्या देखना है? पंजाब। स्वतंत्र, देखिए पंजाब में तो सिख गुरु लोग का शासन था पहले, वही लोग ना सिख गुरु थे। उसके बाद से 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बाद मिसल बन गया, टोटल मिसलों में बांट दिया गया। इसको क्या हो गया जी, जाने दो, तबीयत ठीक नहीं है। तो देखिए ध्यान से, पंजाब जो था, गिर मत जा जी उसको, देखो पंजाब जो था वो सुकर चकिया मिसल के अंडर में आ गया था। किसके अंडर में? सुकर चकिया मिसल। तो सिख गुरु के बाद पंजाब का शासन किसके पास था? मिसल के पास। किसके पास? मिसल। आपको पढ़ाई थे पंजाब में शासन किसका हो गया था? मिसल। और मिसल क्या थे? सिखों के छोटे छोटे ग्रुप को क्या कहा जाता था? मिसल कहा जाता था। है चार्ज है? राजा रणजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया मिसल के थे। आपको जब स्वर्ण मंदिर के बारे में पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए, हम आपको बताए थे स्वर्ण मंदिर तो पहली बात स्वर्ण मंदिर था ही नहीं, वो तो हर मंदिर था, और हर मंदिर अमृतसर नामक सरोवर के बीच में बना था। सुकर चकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह ने उस पर सोने की चादर चढ़ाई। तो पंजाब में शासन किस मिसल का था? सुकर चकिया मिशन। सुकर चकिया मिशन। राजा का नाम रणजीत सिंह। राजा का नाम रणजीत सिंह। राजा का नाम रणजीत सिंह। रणजीत सिंह हो गया। ये एरिया था पंजाब, और ये एरिया था अफगानिस्तान। ये पूरा अभी पाकिस्तान में देखिए, इधर से अहमद शाह अब्दाली अटक को छोड़ेगा क्या? ये एरिया पूरा यहाँ था, और उधर तो अहमद शाह अब्दाली भी मर खप गए थे। और यहाँ किसका शासन चल रहा था? सुकर चकिया मिसल के राजा रणजीत। राजा रणजीत सिंह का युद्ध हो गया अफगान सेनापति जमान शाह के साथ। किसके साथ? जमान शाह के साथ। और राजा रणजीत सिंह बहुत ही नेक दिल के आदमी थे। जमान शाह आके इस पर किन पर हमला करने लगा? राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह ने बहादुरी से युद्ध भी लड़ा, नियम कानून से युद्ध लड़ा। शाम का समय था तो सतलज नदी में राजा जो जमान शाह था, जमान शाह की कुछ तोपें नदी में गिर गई। हाथी से हिलाते हिलाते में तोप नदी में गिर गया। अब नदी में कौन जाके निकाल पाएगा उतना भारी तोप वहां पे? तो युद्ध जैसे शाम के टाइम पे युद्ध रुक जाता था ना, तो राजा रणजीत सिंह ने क्या किया? उसको घिंचवा उचवा के तोप को निकलवाया, पोछ पाछ कराए, और जमान शाह के दरबार में भेजे और कहे कि आप जिस तोप से मार रहे थे ना, ये तोपे नदी में गिर गई थी, रखिए इसको। सोचिए कौन भेजा? राजा रणजीत। बेचारा जमान शाह कहा कि कितना सीधा आदमी है यार। राजा जमान सिंह ने युद्ध करने से अच्छा दोस्ती समझा, और राजा रणजीत सिंह को बड़ा इज्जत से दोस्ती स्वीकार किया, और उपहार में उनको लाहौर शहर दे दिया। क्या दे दिया? लाहौर। पहले जमाने में ना इंसानियत भी था और लोग इमोशनल भी थे। समझ गए? कौन सा शहर दे दिया? लाहौर। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को राजधानी बना लिया। कहा कि जब आप गिफ्ट में दे रहे हैं तो हम इसे और अच्छा से सजाएंगे, राजधानी बना देंगे। तो राजा रणजीत सिंह के समय पंजाब की राजधानी क्या थी? लाहौर। क्या थी? लाहौर। राजा रणजीत सिंह के समय पंजाब की राजधानी लाहौर। लेकिन इनका मुकाबला इंसानों से था। बाद में पहुंचे इनके पास कुत्ते, चार्ल्स मेटकाफ। कौन पहुंचा? चार्ल्स मेटकाफ ने राजा रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि किया
और सतलज नदी को अंग्रेजों और पंजाब के बीच में सीमा बना दिया। सोचिए, ये है आपका पंजाब का एरिया, ये एरिया, और इसके पूरा इधर किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। और कौन सी नदी को सीमा बना दिया गया? सतलज नदी को। यहां से बहती है आपकी कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी को सीमा बना दिया गया किस संधि के तहत? अमृतसर की संधि के। किसके साथ हुआ था? चार्ल्स मेटकाफ। किसके साथ? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ के समय, चार्ल्स मेटकाफ के समय संधि हुआ। तो इनका एक युद्ध किसके साथ हुआ? जमान शाह के साथ, और दूसरा चार्ल्स मेटकाफ के साथ। किसके साथ? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ के साथ कौन सी संधि? अमृतसर की संधि। कौन सी नदी को सीमा बनाया गया? सतलज नदी। सतलज नदी को सीमा बना दिया गया। राजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकरचकिया में। राजा रणजीत सिंह के बाद यहां पर योग्य शासकों की बहुत कमी हो गई। अगला शासक आए खड़क सिंह। कौन है? खड़क सिंह। शासक का नाम बोलिए। खड़क सिंह। अगला शासक खड़क सिंह लिखा है जी, खड़क सिंह। खड़क सिंह ने एक गलती किया, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया ध्यानचंद को। किसे बनाया? ध्यानचंद्र। ध्यानचंद्र बहुत ही धोखेबाज व्यक्ति था। प्रधानमंत्री किसे बना दिया? ध्यानचंद। और ध्यानचंद एक नंबर का धोखेबाज व्यक्ति था, इसने खड़क सिंह को मरवा दिया। किसे मरवा दिया? खड़क। हो गया। खड़क सिंह के बाद आए नौनिहाल। कौन है? ननिहाल नहीं, नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह कौन है बाबू? नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह। खड़क सिंह को किसने मारा? उन्हीं का प्रधानमंत्री, नाम क्या था? ध्यानचंद। खड़क सिंह को किसने मारा? ध्यानचंद। खड़क सिंह को मारा ध्यानचंद के बाद, खड़क सिंह के बाद अगला शासक कौन बना? नौनिहाल सिंह। अगला शासक कौन बना? नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह भी वही काम किए, इन्होंने भी प्रधानमंत्री किसको बना लिया? ध्यानचंद। इन्हों को मार दिया। बताइए ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे। तो नौनिहाल ध्यानचंद जो था, इसको हम लोग नृप निर्माता तो नहीं कह सकते हैं, राजा बना रहे नृपहंता। इसे क्या कहते हैं? नृपहंता। इस चुरा राजा को मारता था। सोचिए, छोट मोट आदमी को नहीं, राजे को मारता था। किसको मारा? खड़क सिंह। उसके बाद मारा नौनिहाल। किसको मारा? नौनिहाल। इसके बाद आए शेर सिंह। नौनिहाल से बताइए, राजा रणजीत सिंह किस मिसाल के थे? राजा रणजीत सिंह सुकरचकिया। सतलज नदी को सीमा किस अंग्रेज ने बनाया? सतलज नदी को सीमा किसने बनाया? हाँ, चार्ल्स मेटकाफ। सतलज नदी को सीमा बना दिया चार्ल्स। कौन सी संधि के तहत? राजा रणजीत सिंह के बाद अगला शासक ध्यान, हाँ, खड़क सिंह। खड़क सिंह ने प्रधानमंत्री बनाया, ध्यानचंद ने मरवा दिया। अगला शासक नौनिहाल ने किसे बनाया? उसके बाद शेर सिंह आए। कौन है? शेर सिंह। शेर सिंह ये भी अपना प्रधानमंत्री किसको बनाए? किसको बनाया? ध्यान। लेकिन इस बार ध्यान सिंह को बीमारी हो गया, ध्यानचंद मर गया। कौन मर गया? ध्यानचंद। नहीं तो इनका भी फाइल निपटाइए रहता था। इनका भी फाइल क्या करता है? निपटा देता। शेर सिंह का भी फाइल निपटा देता। लेकिन यहां हो गया बवाल। शेर सिंह का लड़ाई हो गया किसके साथ? डलहौजी के साथ। किसके साथ हो गया? लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को सेनापति भेजा। बहुत ही योग्य शासक सेनापति था नेपियर। प्रथम युद्ध वगैरह यूरोप में बहुत लड़ता था और बंदूक उंदूक चलाने का खूब माहिर था। ये लोग तो सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, और सब कुछ नहीं, गुड नाइट। सीधे मार दो बंदूक, गुड नाइट, खत्म कहानी। वहां पे तुरंत मार देता था। तो इनकी क्या की गई? अंग्रेजों ने हत्या कर दिया। किसने? डलहौजी। डलहौजी खुद गया था कि भेजा था? किसे भेजा था? नेपियर को। किसे भेजा? चार्ल्स नेपियर को भेजा। चार्ल्स नेपियर जब राजा रणजीत सिंह के पास गया तो राजा रणजीत सिंह के पास से मिल गया इनको शेरशाह के पास। किसके पास? शेरशाह। शेर सिंह के पास वहां मिल गया इसको कोहिनूर हीरा। अब आप कहेंगे कि एकरा पास कैसे चले? ये तो नादिर शाह लेके गया था। कौन लेके गया था? नादिर शाह। किससे छीन के? मोहम्मद शाह। कहां ले गया था? ईरान। लेकिन नादिर शाह के बाद उसके खानदान वाले जो आए सब वो बकलोल हो गया सब। उससे छीन लिया पश्तो शासकों ने और उनसे छीन लिया रणजीत सिंह ने। और वो कहां चलाया? पंजाब में। कहां चलाया? पंजाब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां इनसे कौन छीन लिया? नेपियर।
किसने छीन लिया? और नेपियरवा किसको दिया? दलहौजी को। कहा कि कौन ची बोलो रही, बहुते चमक तो पता किया कौन ची है, कोहिनूर हीरा। कहा ये तो बहुत बड़ा चीज है, ये तो शाहजहां के बनवाया था। किसने बनाया था? और इसी पर कौन बैठता था? जहांगीर। शाहजहां भी बैठा, सॉरी शाहजहां बैठता था, औरंगजेब वगैरह बैठे सब। कौन बैठता था? शाहजहां। तो बहुत बड़ा था। और शाहजहां हम लोग को अनुमति नहीं दिया था शासन करने के लिए, मार के भगा दिया था बंगाल से। शाहजहां के बाद आया औरंगजेब, तो पानी में ले दौड़ा के मारा था। और ये उन्हीं सब के सिंहासन का है। भेज दिया कहां पर? महारानी विक्टोरिया के पास। और आज भी वो कोहिनूर हीरा कहां सुरक्षित है? महारानी विक्टोरिया के पास। कहां पर? वो हीरा बहुत कीमती नहीं है, बहुत कीमती नहीं है, लेकिन उसका ऐतिहासिक महत्व इतना है कि वो कीमती हो गया। देख रहे हैं किस राजा से कहां से कहां, कहां से कहां जा रहा है, इंटरनेशनल घूम रहा है वो। इसलिए उस हीरे की बहुत अहमियत नहीं है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ इतिहास है, उस इतिहास का ज्यादा महत्व है। अब गांधी जी के चश्मा का कोनो वैल्यू है? देखिएगा तो लोग वो नहीं करेगा, लेकिन हाँ किसका चश्मा है? गांधी जी, करोड़ों का बिकेगा। समझ में आएगा ही नहीं गया? अब मोदी जी का भी दाढ़ी का बाल, कोई वैल्यू है? नहीं। लेकिन वही अगर बेचिएगा तो बहुत महंगा बेचाएगा। यहाँ पर एक से एक लोग हैं वहां पर। अरे जिसको रात बिरात सपना अपना आएगा वो ताबीज बना के बांधेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जिसको जिसको पत्नी से छुटकारा चाहिए होगा उसका ताबीज बनवाएगा पहने का वहां। तो यहाँ पर कौन मारेगा? शेरशाह। हीरा किसका हो गया? शेर सिंह। शेरशाह ने, शेर सिंह। कौन? और हीरा पर कब्जा किसका हो गया? दलहौजी। और नेपियर क्या था? सेनापति। नेपियर क्या था? सेनापति, सेना। और यहाँ पे इनका जो बेटा था दिलीप सिंह, बेटा क्या नाम था? दिलीप सिंह। अंग्रेज एक चीज को बखूबी जानते थे सब, कि जनता से विद्रोह मत करो, वरना जनता अगर उठेगी तो बढ़िया बढ़िया को थूर देगी। औरंगजेब इस बात को नहीं समझता था, अकबर इस बात को समझता था, इसलिए उसने कौन सा सिक्का चालू किया था? राम सीता का सिक्का। टीपू सुल्तान समझता था कि नहीं? सिंगेरी पीठ का दोबारा निर्माण कराया कि नहीं करा? वो भी समझता था, उसने राम नाम की अंगूठी। शिवाजी समझते थे कि नहीं? समझते थे, लेकिन पैसा की मजबूरी में उन्हें चौथ मजबूरी में लेना था। नहीं तो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे रखा था कि आप किसी भी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ धार्मिक स्थल पर कोई भी अपराध नहीं करेंगे। ये बोला था कि नहीं बोला था उन्होंने? यहां अंग्रेज भी जानते थे कि पब्लिक से पंगा मत लो, लेकिन राजा को बर्बाद कर दो। तो राजा को बर्बाद करेंगे तो पब्लिक से पंगा नहीं हो जाएगा। तो राजा दिलीप सिंह छोटे थे, मैट्रिक में पढ़ते थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेजा जाएगा, लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। भेज दिया पढ़ने के लिए। चाल देखिए अंग्रेजों को। इनके बाबूजी मरा गए, अम्मा को पंजाब से उठा के कश्मीर भेज दिया। कहां भेज दिया? कश्मीर। रणनीति देखिए, उस समय की जो बात है, सिखों और मुसलमानों में टसल चल रहा था, क्योंकि हाल ही में मुसलमान शासकों ने, औरंगजेब ने तेग बहादुर को मरवा, 10वें गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या गुल खान ने ही कर दिया, अर्जुन देव की भी हत्या यही ससुर मुगले वाले ने किया था, तो जहांगीर के समय में हुआ था। तो इसलिए उनको कहां भेज दिया? पेंशन देकर कश्मीर की, जाऊंगा आपका कोई बात सुनबे नहीं करेगा। और क्या देके भेजा? पेंशन देकर भेजा। 48,000 रुपया ले लीजिए, चल जी। उस समय 48,000 समझ रहे हैं? आज से 10 साल पहले 48,000 का बहुत वैल्यू था। आज भी 48,000 एक अच्छा खासा अमाउंट है, ऐसा नहीं। ग्रेड ए की सैलरी है 48,000 रुपया। आप अगर ए ग्रेड का जॉब करेंगे ना तो शुरुआती की सैलरी कहां से होगी? 48,000 से होगी, छोटा मोटा नहीं है। और उस समय उतना पैसा दिया गया और लिखवा लिया गया। इनकी दिलीप सिंह को कहां भेज दिया गया? आधुनिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, जाइए। और उनकी अम्मा को पेंशन देकर कश्मीर। पंजाब की जनता का मोह रहा कि भंग हो गया, क्योंकि पेंशन तो आराम से कहते थे। देखिए 48,000 रुपया आप कभी लीजिएगा माता श्री, तो कहीं कभी नहीं मिलेगा। उनको क्या पता कि अंग्रेजवा पेंशन दे रहा है सर केवल 10 से 15 साल के लिए, क्योंकि 10 से 15 साल बाद जनता भूल चुकी होती है हमेशा के लिए। आपको 10 से 15 साल बाद पेंशन क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। इनको कहां भेज दिया गया? कश्मीर। अब बेटा कहां गया? इंग्लैंड। पंजाब में कौन बचा? अंग्रेज। पंजाब में कौन बचा? अंग्रेज। और ये अंग्रेज पंजाब में ऐसे बसे सब कि इन्होंने अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया। जलियांवाला
लेकिन जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो आधुनिक अब धीरे धीरे झलक दिख रहा है कि नहीं आधुनिक अंग्रेज जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी तो अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा था कि अंग्रेजों ने भारत को बहुत तुच्छ समझा है। एक समय ऐसा आएगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उठकर भारत आना पड़ेगा और इसी जलियांवाला बाग में और घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। और 1919 में जलियांवाला हुआ वहां पर, और उस समय 1919 में हुआ था। और जब डेविड कैमरन प्रधानमंत्री थे आज से 8 साल पहले इंग्लैंड के, तो डेविड कैमरन आए थे भारत, और डेविड कैमरन भारत आए और दिल्ली से उस समय मनमोहन सिंह क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और खुद सरदार, पंजाबी सरदार, इन्होंने कहा यही मौका है इतिहास में जो लिखा है उसको सत्य करके दिखाने का। उनसे कहा कि आपसे व्यापार तभी करेंगे जब आप स्वीकार कीजिए कि जब आपका शासन था तो आपने निहत्थे लोगों को गोली चला के गलत काम किया था। उन्होंने कहा हम स्वीकार करते हैं। तो कहा ऐसे नहीं, चलिए हुआ। ले गया किसको, मनमोहन सिंह, डेविड कैमरन को। अब वहां डेविड कैमरन घुटना पे बैठ के अस्वीकार किए थे कि जो अंग्रेजों ने काम किया वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए। 100 साल बाद ही सही हम ले लेते हैं बदला। जो प्रधानमंत्री को आना पड़ गया घुटना टेकने के लिए, कोई तो मोदी से कोई घुटना टेकवा दे, घुटना तूर देगा ये आदमी। राहु के तू ही किसी को नहीं। समझ आए कि नहीं क्या? अब देखिए, जो मरे लोग हैं उन्हें हम जीवित नहीं कर सकते, लेकिन उन मरे लोगों की आत्मा को शांति 100 साल बाद मिला जब उस देश का प्रधानमंत्री घुटने टेक कर श्रद्धांजलि दिया उनके, तब वो उनका असली श्रद्धांजलि था। तो भारत का सोच बहुत जब, तो अंग्रेजों को सोचिए, जो भारत को गुलाम बनाए थे वो भारत को कितने बेहतरीन ढंग से जानते थे कि उन्होंने लिख दिया 1919 में, हंटर कमीशन के बाद ही लिख दिया कि भारत का भविष्य ऐसा होगा कि इंग्लैंड को क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और इस साल ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में राज कर रही थी वो दिवालिया हो गई और उसे एक भारतीय ने खरीद लिया। समझ आ गया? हम लोग किसके गुलाम थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। आज वो कंपनी का मालिक कौन है? भारतीय है। समझ आ गया कि नहीं? क्या चलिए, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अगला क्लास मंडे को।